ये भी पॉसिबल मैं शेयर करूं तो वो लड़ाई नहीं कर पाए। तो समान वायु का मुख्य स्थान समीप किसके माना है? जठर अग्नि है, और कोशों में संचरण करता है। इसका पहला कार्य है अन्न को ग्रहण करना, यानी ये क्या कर रहा है, अन्न को, जो खाना पेट में आया था, स्टमक में आया है, उसको जैसे ही हमने खाना खाया तो मुंह से स्टमक तक ले जाने का कार्य किसका था? प्राणवायु का। अब स्टमक में खाना जब आ गया है तो उसके बाद का कार्य किसका है? समान वायु का। तो ये क्या करता है, उसमें प्रोटीन या ऐसे कोई भी जो कंटेंट है वो जब तक पच नहीं जाता, जब तक ये इंटेस्टाइन में इसको नहीं जाने देगा, ये रोक के रखता है। तो बिना पचा भोजन जो है, जब तक भोजन का ठीक से पूरी तरह से पाचन नहीं हो जाता या आहार का ठीक से पाचन नहीं हो जाता, उसको आगे जाने से रोकता है। यानी हमारी जो छोटी आंत है उसके अंदर जाने से रोक लेगा, राइट। ये गड़बड़ होगा तो हमारा पाचन क्रिया बिगड़ जाएगी, क्योंकि बिना पचा हुआ भोजन आगे बढ़ जाएगा। सेकंड कार्य है इसका पचती, यानी खाने को पचाने का कार्य है। उसके बाद में इसका कार्य है डिफरेंशिएट करना, यानी विवेचन। तो सार भाग और कीट भाग, इन दो भागों में ये विवेचन करता है, यानी बंटवारा करता है, जिसमें 7 धातुएं बनती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो कीट क्या हो गया? सार और कीट का विभाजन करना। तो सार से तो हमारा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र 7 धातुओं का निर्माण होता है, कोश का निर्माण, इम्यूनिटी का निर्माण होता है। और उसके बाद में कीट भाग जो वेस्ट मटेरियल है उसको अलग करता है। इसके आगे का चौथा कार्य क्या हुआ? मुष्यति। मुष्यति का मतलब हुआ जो मल है उसको रोकना, और जो सार भाग से प्राप्त चीजें हैं उनको रस धातु में कन्वर्ट होने में सहयोग करना। नहीं, रस धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र 7 धातुओं की अग्नि को बढ़ाने के लिए बहुत इसका उपयोगी कार्य है। जैसे चूल्हा होता है, चूल्हा, चूल्हे को जलाते हैं तो हम फूकनी से हवा देते हैं, या कोई छाजन छज्जा, जिसको क्या बोलते हैं, अलग अलग गाँव में अलग अलग उसकी परिभाषा की जा सकती है। तो उसको फैलाते हैं और उससे हवा जो प्राप्त होती है, या पंखा मान लो, उसको छोटा पंखी मान लो, हाथ पंखा मान लो, उससे हवा करके या हवा देने के कारण जो अग्नि प्राप्त हो रही है, वो अग्नि का निर्माण ये कर रहा होता है, राइट। तो उसमें ये काम, तो जितनी भी नलियां हैं उन सब में, या शरीर का जो भी नली वाला भाग है, उन सब में इसका कार्य महत्वपूर्ण माना गया है। समान वायु का जो काम है उस अग्नि वाले क्षेत्र में माना गया, जहाँ पर नलियां व्याप्त हैं। फिर से एक बार और बता दूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इसमें आचार्य चरक ने और महर्षि वाग्भट ने और महर्षि सुश्रुत ने इसको जो स्थान बताया है, जठराग्नि के समीप माना गया है, राइट। और ये समान वायु के लिए अष्टांग हृदय का चैप्टर 12 का 6 या 7 श्लोक जो है उदान वायु के लिए आता है। उदान नहीं, सॉरी, समान वायु नहीं। तो ये जो श्लोक है ये क्या वर्णन कर रहा है, हमें क्या बता रहा है? ये समान वायु को जठराग्नि के समीप बता रहा होता है, और हमारे कोष्ठ को ये
निर्मित करता है, कोष्ठों को मतलब कोष्ठ में संचरण करता है, मतलब उसके अंदर जो कुछ भी मूवमेंट का काम हमने देखा था ना, वात का कार्य क्या है, मूवमेंट कराना बॉडी में, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम। तो ये वाला जो है वो कहाँ करेगा, कोष्ठों में संचरण करेगा। कोष्ठ का मतलब जो हमारे कोष शरीर के खाली स्थान जो भी होते हैं, जहाँ जैसे हाथ स्टमक का पार्ट है वो बीच का खाली है, ये कोष हो गया, इकट्ठा होने वाली चीज। ये कोष मतलब इकट्ठा होने वाला, वहां पर खाना पीना इकट्ठा हो रहा है ना। ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो ड्यूडिनम से होकर भोजन की नली में जाएगा, तो भोजन से मतलब आगे और बढ़ेगा तो ये स्टमक से निकल के ड्यूडिनम होकर के और कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत भी एक प्रकार का कोष, तो बड़ी आंत भी कोष। ये जो कोष है इनके अंदर इसका संचरण माना गया है। तो मुंह से स्टमक का कार्य प्राण वायु का, और जब वो समान वायु क्या करेगी, जैसे ही प्राण वायु ने पेट तक पहुंचाया, पेट से भोजन को प्राप्त करने का मतलब वहां रखने का काम समान वायु करती है। जब तक कि वो भोजन ठीक से पच नहीं जाता तब तक, यानी ये कह सकते हैं कि बिना पचे हुए या बिना पचाए भोजन को या आहार को आगे सरकने नहीं देता। तो ये इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस तरह से इसकी विवेचन करते हैं। तो खाने को पचाने का काम करती है। और हुआ है इसका जो नेक्स्ट कार्य क्या हुआ, विवेचन, यानी डिफरेंशिएट करना। जो खाने से पचने के बाद एनर्जी मिलेगी उस सोर्स को और वेस्ट मटेरियल को अलग करने का काम करेगी। तो उससे सार कहा जाता है और किट भाग, दो भाग माने गए हैं। तो जिससे हमारा शरीर बनता है, जिसमें सार धातुएं बनती हैं वो सार भाग से बनती हैं, और किट भाग जो वेस्ट मटेरियल का, तो ये दोनों का विभाजन करता है। इन दोनों में डिफरेंशिएशन लाने का काम करेगी। ये ठीक रहेगी तो ये पहचान पाएगी कि ये सार भाग है या किट भाग है, नहीं तो दोनों को उठा के बाहर फेंकेगी। राइट। मुष्यति यानी खाना जो पच गया है उसको आगे भेजा जाता है, और जो मल भाग होता है उसको वहीं पर रहने देती है। तो इसके समान वायु के कार्य इस प्रकार से वर्णित किए गए हैं। तो प्राण, उदान और समान तीन वायु को हमने देखा। और देखते हैं व्यान वायु। व्यान वायु को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले इसका वही स्थान को देखेंगे, फिर उसके बाद इसके कार्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका हृदय यानी हार्ट रीजन में पाया जाता है। तो धमनी, कला, स्नायु, रसनायनी ऐसे शब्दों का प्रयोग आयुर्वेद में बताया गया है। तो इन सब में यानी जितनी भी नलियां हैं, ऊपर समान वायु का कार्य क्या था, कोशों में, और इसका नलियों में, जहाँ नलियां जहाँ आ जाएंगी वहां पर ये व्यान वायु काम करेगा। वेन्स, आर्टरीज, लिम्फेटिक चैनल्स, धमनी, शिरा, इन सब में ये संचरण करता है। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं क्या कर रहा है, संचरण का काम कर रहा है। इनमें जो नली वाला हिस्सा है, जहाँ पर नलियां हैं, धमनी, आर्च वगैरह, आर्टरीज वगैरह, इन सबको। दूसरा कार्य क्या है कि अंगों को ऊपर या नीचे या मूवमेंट के अंदर थोड़ा सा सहयोग करना, अंगों को मूवमेंट में सहयोग करना। तो जैसे क्या है हमारे शरीर में मूवमेंट के लिए, पलक होती है आंखों में, पलक को झपकना। तो जो पलक का झपकना है वो किससे हो रहा है, इसी से हो रहा है। तो मूवमेंट कराने का काम इसका हुआ। और क्या होता है, पलकों का ऊपर नीचे होना या पलक का ऊपर उठना या नीचे गिरना, इसको माना गया है। तो ऐसे कार्यों को ये करता है। दूसरा कार्य क्या होगा, पूरी बॉडी का सर्कुलेशन कराता है।
अब आयुर्वेद में कहा गया है संवहन, ठीक है। तो व्यान वायु रस के संवहन यानी सर्कुलेशन का कार्य करता है, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वायु रस एवं रक्त के संवहन का कार्य करता है, ऐसा इसको हम मान सकते हैं, राइट। तो प्लाज्मा या ब्लड रस को समतुल्य मानेंगे प्लाज्मा, और रक्त तो ब्लड है ही। और लिम्फ नोड्स जितने भी होते हैं उनका भी ये संचालन करता है। लिम्फ नोड में जो भी क्रियाकलाप होते हैं या उनके अंदर जो भी संचरण होता है लिम्फ नोड में, उनमें इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र बनने में जो क्रम शुरू होता है, उसके अंदर जो भी मटेरियल को आगे पीछे ले जाना है, ले जाने का कार्य सर्कुलेशन के लिए रस का काम करेगा, ब्लड को भी ले जाने का काम करेगा और लिम्फ नोड्स का भी कंट्रोल करता है। अब हमें समझना है इसका अपान वायु। अपान वायु को भी हम समझेंगे, पहले इसका स्थान क्या है, फिर कार्य को समझेंगे। तो पेल्विस रीजन या कटी के नीचे, इसको क्या मानेंगे? कटी भाग जो हमारा कमर वाला जो हिस्सा, या पेल्विस रीजन के नीचे। अब इसका संचरण कहाँ कहाँ होगा? मूत्र मार्ग में, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, उस स्थान पर जहाँ से शुक्र निकलता है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर संचरण करेगा, यानी ट्रांसमिशन का कार्य करेगा इसको। तो मुख्य स्थान क्या हुआ इसका? कटी के नीचे या पेल्विस रीजन में, पेल्विक रीजन में इसका स्थान माना है। कार्य क्या है? शुक्र को बाहर निकालना। शुक्र मतलब स्पर्म, और आर्तव जो महिलाओं में होता है वो ओवम। ओवम को बाहर निकालना, शुक्र को बाहर निकालना, पुरीश यानी स्टूल को, डाइजेस्टिव वेस्ट को बाहर निकालना। चौथा मूत्र यानी यूरिन को पास आउट करना। तो ये इसके कार्य मुख्य रूप से हो गए। तो शुक्र, आर्तव, और तीसरा क्या हुआ? पुरीश, मूत्र आदि का शरीर से बाहर निकालने का कार्य करेगा। साथ ही बच्चा जो पूरा हो जाता है पेट में, उसको भी बाहर निकालने का काम करेगा। जो गर्भाशय में बच्चा माता के पल रहा होता है, उसको भी ये बाहर निकालने के कार्य में लगता है। तो ये भी अपान का ही क्षेत्र है। इसी की खराबी के कारण जो है एक स्वस्थ बालक जो है बाहर नहीं आ पाता, बच्चा बच्ची जो भी। तो माता के गर्भ से जो बच्चे का बाहर निकलना भी इसी का हिस्सा माना गया है। तो इतने सारे ये कार्यों को देखता, उनमें कोई भी गड़बड़ या विकार होगा तो समझ जाएंगे हम अपान वायु का विकार है। ये पांचों वायु हमने देखने का, समझने का प्रयास किया, और हमने इसको समझने का प्रयास ही नहीं किया, ये जाना भी कि स्थान क्या है, उसके कार्य क्या है, मुख्य रूप से क्या कार्य होने को। तो आप डिफाइन करना चाहो तो बहुत लंबा कुछ को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये तो जानना है ना कि जनरली तो क्या, हाँ भाई ये चीजें होनी ही चाहिए, राइट। तो पांचों, पहली प्राणवायु, उसका स्थान शेर का संचरण होता है, आपको पता लग गया, मुख्य कार्य पता लग गया। उसके बाद उदान वायु का नंबर आता था, उसका स्थान पूर्व चेस्ट रीजन में, थ्रोट में संचरण करता है। और सबसे ज्यादा वात में उदान वायु को सर्वश्रेष्ठ माना गया, ये आप टिक लगा सकते हैं, राइट। आयुर्वेद की दृष्टि में सबसे सर्वश्रेष्ठ उदान वायु को स्थान प्राप्त है। तीसरे नंबर पे समान वायु की बात की गई है।
तो जठराग्नि के समीप है, बिना पचे हुए अन्न को आगे नहीं बढ़ने देता, डिफरेंशिएट करता है, सार और कीट भाग में कन्वर्ट करता है, डिफरेंशिएट करने के बाद में डाइजेस्ट होने के बाद में खाने को रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा यानी सार भाग को अलग करके आगे बढ़ा देता है और कीट भाग को वहीं रखता है। ऐसे ही चौथे नंबर पे हमने समान वायु का पढ़ा, इसका स्थान हृदय है और क्या है, पलक का झपकना यानी मूवमेंट का कार्य जो कुछ भी होता है शरीर के अंदर, सॉरी व्यान वायु है ये, सॉरी व्यान वायु की चर्चा कर रहे हैं हम। स्थान हो गया हृदय, हृदय और उसके बाद में पलक का झपकना, गिरना, ऊपर उठना, नीचे उठना, ये सारा काम जो है ये इसी का रहता है। तो ये हमने शॉर्ट में इसको समझने का प्रयास किया कि अंगों का स्वतः रूप से झपकना, ये सब काम जो है हमने इसके अधीन जाना। ठीक है, अब हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी शॉर्ट में। देखें अपान वायु, अपान वायु क्या कर रहा है हमारे शरीर से, आर्तव वेस्ट मटेरियल जो भी है हमारे शरीर में उपयोगी नहीं है उसको बाहर निकालने का काम कर रहा है, यानी शरीर के अंदर अब उसका उपयोग नहीं रहा। शरीर के लिए उपयोगी नहीं है तो कह नहीं सकते, हर चीज शरीर के लिए उपयोगी है, लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं रहा इसलिए उसको बाहर निकालना भी श्रेष्ठ है। इस कंडीशन में उसको बाहर निकालने का एक काम करता है। तो ये 5 प्रकार हमने समझने का प्रयास किया। आज हमने गहराई से जानने का, एक बार उदन वायु का बोल दीजिए ना, उदन वायु का स्थान करिए। उदान वायु का, हाँ उदान वायु का कैसे बता देते हैं। तो हालांकि हमने शॉर्ट में जाने को, तो उदान वायु का देख लेते हैं, जैसा कि वॉइस बोला है ब्रेक हो रहा हम इसको समझने का प्रयास है, करें। हाँ जी, वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है तो बस ये तो 2 बार कर देंगे, रिपीट कर देंगे, 4 बार रिपीट कर देंगे, जहाँ ब्रेक हो वहाँ बता दीजिएगा। ज्ञान वायु ना, हाँ हाँ उदन वायु, ज्ञान वायु, ज्ञान वायु से अपन जानने का प्रयास करेंगे। ज्ञान वायु का जो कार्य है, ज्ञान वायु उदन वायु है जी, उदन वायु, उदन, उदान वायु का बताना है। हाँ हाँ हाँ, तब वॉइस ब्रेक हो रहा था, मुझे सुनाई नहीं दिया। उदन वायु का ठीक, स्थान क्या है? हाँ ठीक है, ठीक। अभी स्थान से लेकर के सारा क्लियर करते हैं। एक बार लेते हैं इसको अच्छे से, फिर से मैं बता देता हूँ। तो ये उदान वायु जो है हमारे, और मैं एक बार सभी को रिपीट कर देता हूँ, राइट, इससे क्लियरेंस आपको हो जाएगा सारा। तो एक बार देख लेते हैं प्राणवायु। प्राणवायु का जो है स्थान जो है, स्थान को हमने कहाँ देखा, प्राणवायु का स्थान शीर के अंदर रहता हुआ पूर्व प्रदेश में संचरण करता है। अब हम चर्चा करते हैं इसके मुख्य कार्य। हमने देखे कि ये आहार को, आहार आमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। थूकना, चीखना, स्नीजिंग वगैरह ये सारा जो है टकार लेना सब इसके अंदर आ जाता है। और बुद्धि, इंद्रियां तथा हृदय एवं धमनी की ये जो है वहाँ जो कार्य है इसका धारण करता है, उनको धारण करता है और उनके लिए जो उनका संचरण करने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं उदान वायु। उदान वायु का जो मुख्य स्थान है, स्थान के बाद में हम कर्म की चर्चा करेंगे, कार्य क्या करता है। तो स्थान,
तो इसका स्थान जो है मुख्य है उर, चेस्ट रीजन, है ना। उदान वायु का मुख्य स्थान उर यानी चेस्ट रीजन, यानी कंठ में भी काम करता है ये उर, कंठ यानी थ्रोट रीजन में संचरण करता हुआ चेस्ट रीजन बताया गया है। जितनी भी वायु है प्राण, पांचों वायु में श्रेष्ठ का जो स्थान प्राप्त है उसे उदान वायु को श्रेष्ठ माना। ये हमें बोलने की शक्ति मानता है, इसके बिना हम बोलना संभव है। हमारे शब्द जो निकलते हैं, एक अच्छी भाषा का हम जो प्रयोग करते हैं, ये ताकत देता है उसको बाहर निकालने में, भाषण देने में, बोलने में, सिंगिंग गायन में, स्पीक का प्रोवाइड करता है। ठीक है, बोलने शक्ति प्रोवाइड कराता है। तो जिसकी ये वायु अच्छी है वो बोलने में अच्छा सक्षम होता है, ऐसा माना जाता है। ये सभी वातों में श्रेष्ठ माना गया इसको, ऐसा अपन इसको कह सकते हैं। श्रेष्ठ अथवा उत्तम या नंबर 1 इसको माना जा सकता है। क्यों माना जाता है इसमें? क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, ये हमारे जो भाषण और गायन संगीत वगैरह जो होता है, स्वर वोकल कॉर्ड्स के ऊपर आदि विशेष रूप से इसका जो है स्थान माना गया है। और इस प्रकार के जो कर्म है जिसमें अपनी भाषा के द्वारा व्यक्त करना, यानी शब्दों का बनना भी उसी से पाया जाता है। शब्द जैसे कई लोग होते हैं ना, हकलाते हैं, है ना, किसी को बोलना है संदीप तो वो संदीप, फिर बाद में बोल पाता, मतलब ऐसे हकला के बोलना है या अटक के बोलना है। ये सब इसके अलावा जो शब्द बोलते हैं, कुछ बात करते हैं, वो लोग जब बात करते हैं तो आगे शब्द होते हैं पूरी तरह से बोल नहीं पाते, शब्द शब्द निकलते हैं बहुत तो आपको ऐसी व्यक्ति जो प्रोग्राम, यानी घुमा फिरा करके, ये यहाँ पर कौन सी वायु खराब है? उदान वायु, राइट। तो उदान वायु बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्तिशाली है शरीर के अंदर, भाषा शैली को व्यक्त करने के लिए, संभाषण, संगीत, है ना, और वोकल कॉर्ड्स के अंदर जो है इसका ज्यादातर उसी से संबद्ध माना जा सकता है इसको, राइट। तो इस प्रकार का जो है कार्य खास तौर से इस रीजन में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? जहां पर कंठ है या थ्रोट रीजन जिसको बोलते हैं हम लोग, ये इसका मुख्य कार्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसी से हम भाषा या भाषण देना या भाषा शैली को व्यक्त करना, गायन का यानी स्वरों का बनना। स्वर कई बार आपने देखा होगा, कितना भी उसको सिखा लो बंदे को, सारे गामा आता ही नहीं, उसके दिमाग में घूमता ही नहीं, है ना। जैसे मान लो उसको संगीत सिखाना चाहें तो ये वाली वायु वीक है, तो ऐसे कहते हैं ना, कंठ में सरस्वती विराजमान, तो वो ऐसे लोगों के कंठ में सरस्वती विराजमान है, ज्ञान के धनी, है ना। ये इसकी कृपा से है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है वात में। जैसे स्वर कैसे निकल रहे हैं, जैसे स्वर का उतार चढ़ाव जो हो रहा है, जैसे सा ने, ये स्वर का नीचे की तरफ गया, फ्रीक्वेंसी कम हो गया, जैसे 260 पे सा निकल रहा है, फ्रीक्वेंसी पे घट रहा बढ़ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी का बॉडी में घटना और बढ़ना। सा ने ध ने सा रे ग म ग रे,
नि रे ग म प म ग रे नि रे ग रे नि रे ग म ग रे नि रे ग म प म ग रे नि द प म प ग रे नि रे सा। इस तरह से संगीत के स्वरों में जो मधुरता प्राप्त होती है या भाषा शैली की जो मधुरता प्राप्त होती है वो इसी वायु से प्राप्त होती है, राइट। इसलिए कहते हैं कि ऐसी व्यक्ति के कंठ में सरस्वती विराजमान, यानी जिसके पास सरस्वती विराजमान है बहुत कुछ कर पाता है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ भी माना है, राइट। तो कुछ चीजें मैं अनुभव से बताया है और बाकी जो चीजें उदान वायु को हमने समझा। अब दोनों में क्लियरेंस हो गई है हमारी, प्राण वायु और उदान वायु दोनों क्लियर हो चुकी है और मुझे लगता है कि लगभग मैंने पांचों आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, समान वायु को हम जान चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मुख्य रूप से मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इसका कार्य की जो प्रधानता है वो भाषण के ऊपर है। तो आचार्य चरक ने, महर्षि वाग्भट ने, सुश्रुत ने इसी के ऊपर सारे विचार व्यक्त किए हैं और सारा जो है अभी आपने जो जिस वायु की चर्चा करने के लिए अलग से निवेदन किया बहुत जबरदस्त है और इम्पोर्टेंट भी है ना। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि क्योंकि स्थान के साथ साथ ये बहुत कुछ काम कर रही होती है। सब कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ है ना। इससे आपको ये क्लियर हुआ होगा, सब कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है। अब थोड़ा सा हम अलग हटके भी चर्चा करते हैं इसमें वायु की ही। तो पांचों वायु को तो हमने समझा, इसके बाद में अभी हम एक और पित्त के बारे में भी जानने का हम प्रयास करेंगे। ये एक टाइटल आप ऐसा नहीं बोल सकते समान वायु के बारे में, समान वायु के बारे में पेट से लेके मोक्ष तक की यात्रा ये करा सकता है। ये अनुभव की चीजें हैं, मैं आपको कहीं की शायद किताब में मिले ना मिले। जब हम साधक हैं, साधना कर रहे होते हैं, तो साधना जो है कैसे सक्सेस हो और उसमें भी अपनी की अग्नि है, एक ऊर्जा है जो हमें साधना में जोड़े रखती है ना। तो ये जो जुड़ने का जो प्रकरण शुरू होता है, मोक्ष तक की यात्रा जो है, यानी पापी पेट का सवाल हम कहते हैं ना कि भाई पेट के अंदर सब कुछ है, पेट को पहले देना पड़ेगा आहार, उसके बाद ही हम आगे की कोई यात्रा की हम चर्चा कर पाते हैं। यानी मोक्ष जो है हमारे जो सारे जो प्रॉब्लम जो है शुरुआत हमारी पेट से होती है। सारे हमने उपाय कर लिए लेकिन फिर भी ये पेट की समस्या जाती ही नहीं। कई लोगों की ये शिकायत होती है हमने सब दवाइयां खा ली, सब कुछ हो गया लेकिन ये पेट की समस्या जाती नहीं। तो आज के पूरे खाने को लेना, पचाना, उसको डिवाइड करना, पेट का पूरा के पूरा सिस्टम इस वायु के कंट्रोल में है। इसलिए मैं, क्योंकि आजकल हम इसी के कारण जो पेट की समस्याओं से हम परेशान हैं, इसीलिए हम इसके स्पेशल एडिशन के तौर पे मैं इसमें अपना कुछ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि बात हमने पूरा कर लिया कागजी तौर पर या ऑफिशियली जो तौर पर हमने इसको पूरा कर लिया, लेकिन आज हम समान वायु के लिए मैं एक स्पेशल एडिशन जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों खराब हो जाती है, क्या इलाज हो सकता है, आज हम इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यानी अत्यधिक ज्यादा जानकारी
देखिए, वात या वायु हमारे शरीर में एक ही होती है और वात दोष एक ही है, लेकिन 5 अलग अलग तरीकों से वो काम करता है हमारे शरीर में। तो आयुर्वेद की संहिताओं में आयुर्वेद के जो विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया है। जैसे आप व्यक्ति एक ही होते हो, है ना, ऑफिस में आपका अलग रोल होता है, घर में अलग है, घर में आप पिता हो सकते हैं, माता हो सकते हैं, कहीं बाहर घूमने गए होते हैं, आप विजिटर हो सकते हैं, है ना। तो व्यक्ति तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो हमारा जो बिहेव अलग अलग जगह पर जाने के बाद हमारा अलग अलग बिहेवियर दिखता है। जैसे हम टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो हम ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। हम चिकित्सक हैं, हम औषधि या हम चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं, या हम ड्राइवर हैं, गाड़ी चला रहे हैं। हमारा हम हैं तो एक ही, व्यक्ति तो एक ही है, उसमें 150 थोड़ी है। हम सब एक जैसे ही हैं। पांचों पांचों ही हमारे जो महाभूत हैं उनसे मिलकर सभी बने हैं, लेकिन फिर भी इतना इतना डिफ्रेंसिएशन दिखता है, अंतर जो दिखता है, यही जो है, यही एक विशेष व्यवस्था अलग अलग तरीके से जो काम करती है, इसलिए उसके दृष्टिकोण से अलग अलग नाम इसमें दिए गए हैं। तो प्राण वायु क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको भी हमने जानने का प्रयास किया। आज हम कर रहे चर्चा स्पेशल एडिशन के तौर पे समान वायु। महर्षि सुश्रुत की माने तो इसको अचिंत्य कहा है, अचिंत्य, अचिंत्य शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। यानी इतना पावर है इसमें कि इसके लिए एक उन्होंने अलग से एक श्लोक भी व्यक्त किया है। महर्षि चरक ने, महर्षि सुश्रुत ने, दोनों ने अचिंत्य कहा है, तो इसके लिए एक अलग से श्लोक का उन्होंने व्यक्त किया है। अव्यक्त्यो व्यक्त कर्मा च रुक्ष अचिंत्य विधियो दूषणाम पक्वाधान गुदाल लयः। इस तरह से एक उन्होंने एक श्लोक व्यक्त किया, उसमें इसको अचिंत्य कहा है। अव्यक्त यानी इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, इसकी पावर इतनी खतरनाक है। नॉर्मल आदमी के समझ के बाहर की बात है, ऐसा अचिंत्य, इसको अव्यक्त कहा गया है। न तो व्यक्त कर सकते हैं, न इसकी चिंता यानी इसके चित्रण को हम समझा सकते हैं, इतना इसके लिए लिखा है। और सोचिए इतनी बड़ी पावर है ये बात। मतलब हम कई बार लगता है डकार उकार गैस वैस निकाल के बात कर रहे हैं, या आगे से या ऊपर से, पीछे से, नीचे से। बात एक बात इतनी बड़ी शक्ति है, उसका बहुत बड़ा व्याख्यान उन्होंने दिया है। तो इतनी बड़ी शक्ति है, नियंता च, प्रवक्ता च, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग तो किया गया है। क्या क्या कहते हैं वो, नियंता प्रणेता च मनसः। इस तरह से एक बड़ा लंबा यानी शरीर से मतलब इतना व्यक्त श्लोक उन्होंने कहा है कि जिसके बारे में हम चिंता नहीं कर सकते, उसकी कल्पना करनी नहीं कर सकते, ऐसी चीज है ये। यानी मन को, इंद्रियों को, एक छोटी सी भी चीज यहाँ से वहां हिल रही है, हार्मोन्स निकल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, ये छोटी से छोटी सेल के अंदर कोई चीज जा रही है, बाहर आ रही है, सारे का कंट्रोल वात के अंदर। अब आप कहेंगे कि चर्चा तो आप समान की कर रहे थे, ये वात की चर्चा क्यों कर रहे हैं? वात इसलिए बताया गया है कि वात की इंपॉर्टेंस को जानना बहुत जरूरी है। वात केवल गैस, डकार उकार ये सब नहीं है, बहुत गहरी चीज है। यानी मोक्ष तक की यात्रा का केंद्र है। निदान स्थान में
महर्षि ये कहते हैं महर्षि चरक के उत्पत्ति यानी इसके बारे में, उत्पत्ति यानी शरीर में जो कुछ भी चीज का, हर चीज को कंट्रोल कर रही है वात, तो सुश्रुत जी कह रहे हैं निदान स्थान में स्थिति, उत्पत्ति और विनाश, ये तीनों के तीनों इस वात से ही संचालित होते हैं। स्थिति, उत्पत्ति और विनाश, ये तीनों चीजें इसी से ही जन्म लेती हैं, इसी से ही शुरू होती हैं, इसी से समाप्त होती हैं। इतनी अव्यक्त बात कही गई है। भगवान धन्वंतरी ने जब इसको समझाया था तो किसी भी चीज की स्थिति यानी उसकी उत्पत्ति होना, यानी उसका पैदा होना, यानी कहीं भी कोई भी चीज पैदा हो रही है ना, तो चाहे वो रोग हो चाहे शरीर हो, तो पैदा हो रही है और मेंटेन रहना, और विनाश यानी उसका समापन हो जाना, इतना तक इस पर चर्चा की है। चाहे अपना शरीर ले लो, हमारी बीमारी ले लो, वो पैदा होता है, कुछ समय तक रहेगा और फिर खत्म हो जाएगा। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, इन सब का कंट्रोल वात के अधीनस्थ माना गया है। इसके बाद में वो कहते हैं दोषाणाम नेता रोग समूह टाटुटना, मतलब कुल मिला के दोषाणाम नेता, वो कह रहे हैं दोषों का नेता है, सबका पालक है, नेता है, लीडर है। ऐसे ही रोगों को भी संचालित करने का नेता है। तो हम क्या देखते हैं, वात या पित्त या कफ जो कुछ भी बिगड़ता है, तो सभी दोषों के मूल में यदि जा करके देखेंगे, यानी उसका जो नेता है वो ये वात ही है। सभी बीमारियां करने की जो सबसे ज्यादा पावर है, शरीर को बिगाड़ने, सुधारना, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, लकवा होना, किसी भी तरह की बीमारियां होना, हाथ पर कंपना या कंपवात जिसको बोलते हैं, ऐसी बीमारियां होना, जिसको पार्किंसन जैसी शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं। जो मानसिक बीमारियां, कलप्स हो गया, कोई चीज हर्निया हो गया, ये कोई भी बीमारी करने की ताकत जो है वो वात के पास बताया है। इसलिए इसको अव्यक्त, अचिंतनीय बोला है। इतना गहरे शब्दों का प्रयोग वहां बताया गया है। अब हम चर्चा करेंगे केवल और केवल समान वायु, सम। तो सम यानी समान। अब थोड़ा सा इसका संजीव विच्छेदन करके समझने का प्रयास करते हैं, यानी बनती किससे है, कैसे होगा इसका कार्य, और इसको हम समझते हैं सम। तो सम से मतलब होता है समान। हर एक चीज 5 महाभूत से बनी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस ये 5 चीजों से सब कुछ सारी सृष्टि का निर्माण है। ठीक है, अब इन 5 चीजों के अंदर भी ये 5 का कॉम्बिनेशन पाया गया है। कंफ्यूज नहीं होता है इसमें। तो समझो वात है, तो वायु जो महाभूत बनता है, ये 50% जो वात है, ये क्या है, ये ऐसा माना जाता है इसको। बाकी का जो 50% हिस्सा है उसमें पृथ्वी महाभूत का हिस्सा है। एटम्स की बात कहेंगे, अर्थ एलिमेंट्स होगा, थोड़ा वाटर एलिमेंट होगा, स्पेस एलिमेंट होगा, थोड़े से फायर के एलिमेंट होंगे। ये सब 12.5 12.5 12.5 ऐसे मान लीजिए, 12 मान लीजिए। ऐसे करके हम 5 महाभूत के, मतलब 5 महाभूत भी एक दूसरे को बनाने में, निर्माण में सहायक है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग अलग चीजें हैं, ये सब एक दूसरे की प्रतिपूरक है। यानी सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक दूसरे की प्रतिपूरक नहीं है, चाहे वो मानव शरीर हो, चाहे, ये तो बहुत गहराई की चीज, बाकी चीजें हो गई। सृष्टि के अंदर कोई भी वात
और पित्त और कफ ये भी एक दूसरे के प्रति पूरक हैं। यदि कोई एक नहीं हुआ तो बाकी सब भी नहीं होंगे। ठीक है, तो केवल वायु जो है, समान वायु का निर्माण कैसे होता है? वायु प्लस वायु। क्या समान वायु का कैसे सुनेंगे? वायु प्लस वायु, यानी एयर प्लस एयर, यानी दो कंटेंट से मिलके 5 प्रकार के वात बने हैं। ऐसे ही प्राण वायु, प्राण वायु किससे बनी थी? मैंने जब प्राण वायु के बारे में चर्चा की थी इसको पता था, एयर प्लस वाटर, एयर प्लस वाटर बराबर प्राण वायु। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको डिपेस्ट तो जरूर लग रहा होगा, इतना कहाँ पहुंच गए। पहुंचने को अपन बहुत और गहराई में जा सकते हैं और इसके अंदर उतर सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना जानना जरूरी है, मैंने इसलिए कहा ये मोक्ष तक की यात्रा कराने में हमें समर्थ है। यानी जल वायु दोनों के कंबाइन होने से प्राण वायु का निर्माण होता है। समान वायु का कुछ जगह पर कुछ विद्वानों ने माना है, अग्नि और वायु दोनों के मेल से समान वायु को माना है। क्यों माना है? उनका ये भी कहना है कि जब ये क्या कर रही है, अग्नि को भड़का रही है, अग्नि को बढ़ाने में सहयोगी है। इसका मतलब ये है अकेले तो ये कुछ कर नहीं पाती, लेकिन अग्नि इसके साथ में ऐड हो जाती है, तब जाकर के ऐसी स्थिति बन पाती है ना। कुछ लोगों का मानना ये, लेकिन ये थोड़ा सा उदान की तरफ सही लगता है, इसलिए माना ही जाता है। माना ही नहीं, सत्य ये है कि वायु से वायु मिलके ही समान वायु बनेगी। ठीक है, क्लियर? ये प्राण वायु का मैंने आपको बता दिया, लेकिन समान वायु का केवल और केवल वायु और वायु के मेल से समान वायु मिलकर बनता है। हमारे शरीर में जो कुछ भी बैलेंस है, बॉडी के अंदर बैलेंस बनता है, चाहे हम चलते हैं, फिरते हैं, खड़े होते हैं। कुछ लोग, आपको लगता होगा कि कुछ खड़ा हुआ आदमी नीचे गिर गया, कुछ लोगों की कहानी है कि चलते चलते गिर पड़ते हैं। ये जो बैलेंस का काम, ये बैलेंसिंग जितनी भी, यानी क्या कहें हम इसको, सम यानी समान। शरीर में कहीं भी कोई भी चीज समान है, ये समान वायु से ही देखी जाएगी। ठीक है, बैलेंस की बात करनी हो, चाहे दिमाग की कंडीशन हो, दिमाग बैलेंस में है कि नहीं है, सम है कि नहीं, फिजिक्स सेम है कि नहीं है, भूख बैलेंस है कि नहीं, ज्यादा लग रही है कम लग रही है, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सम अग्नि। ठीक है, तो यहाँ पर सम अग्नि शब्द का प्रयोग कहा गया है। यानी जितनी भी ईस्टर्न फिलोसॉफीज जितनी भी हैं, यानी अब ये नया शब्द क्या है, चलिए इसको भी देखते हैं। ईस्टर्न फिलोसॉफी का मतलब ये हुआ, ये पूरब के जितने भी, पूर्व दिशा के जितने भी धर्म हुए हैं या यहाँ का जो भी ज्ञान हुआ है, ये सब टोटल का टोटल फोकस काय में है? सम, यानी समानता है, यानी सब चीज सम रहनी चाहिए। हर प्रकार का ज्ञान, चाहे वो कहीं भी है, पूर्व दिशा की ओर जो हुआ, ऐसे ही हमने देखा कि हमारे यहाँ पर जो श्लोक है ना, स्वस्थ का, एक व्यक्ति का एक स्वस्थ शरीर है, उसका जो श्लोक है वो भी क्या WHO जिसको मानता है, समदोष समाशक्ति है ना, समग्निश्च समधातु मल क्रिया, यानी क्या कह रहे हैं? समदोष, यानी त्रिदोष हमारे सम होने चाहिए, समग्निश्च अग्नि हमारी समान होनी चाहिए, समधातु सातों धातुएं हमारी सम होनी चाहिए, मल 3 प्रकार के हैं, तो मल क्रिया, तो मल भी इसकी क्रियाकलाप जब तक ठीक से चल रही है, जब तक वो भी सम होना चाहिए। यानी बहुत ज्यादा मल निकल रहा है तो दस्त हो गए, कम हो गया तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। ये सब क्रियाएं जो हैं सब पे सम लगा हुआ है, सम सम सम। तो यहाँ जितनी भी सम दिख रहे हैं ये सब समान वायु के अधीनस्थ माने जाएंगे। ठीक है, तो ये सब सुश्रुत संहिता में। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभि
धीयते, है ना। तो ये सब ऐसा व्यक्ति आत्मा से, मन से, सबसे प्रसन्न स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा। ये सब जो स्वस्थ रूप का एक वर्णन जो मिलता है, परिभाषा की जा सकती है, वो यही है। तो ये पूर्व के जितने भी हैं सब ग्रंथ, सब में सम 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 सम, इसलिए समान वायु को उससे जोड़कर देखा जाएगा। ये सब बैलेंस है तो बैलेंस है तो आप ठीक है। WHO बोलता है, बाकी सभी लोग बोलते हैं, और भगवत गीता भी यही। तो भगवत गीता भी कह रहा है, चैप्टर नंबर 14 मान ले इसको, 14 के अंदर जो लिखा है, चैप्टर 14 भगवत गीता में, चैप्टर 14 है, आप इसको ओपन करते हैं, वहां पर भी सम की चर्चा की गई है ना। तो सम दुख, वहां पर क्या लिखा है, सम दुख सम सुख, इस तरह से सम सम का ही श्लोक देखने को मिलता है। ऐसे योग में भी हमको देखने को मिलता है। तो वहां पर क्या है, समत्वम योग उच्चते, ठीक है। तो यहाँ पर भी सम का चर्चा देखने को मिलेगी, यानी सब चीजों में सम की बात कर रहे हैं, है ना। तो भगवान बुद्ध ने भी इसी में कहा है, अष्टांग मार्ग में बताया है। उन्होंने क्या बताया है, उसको हम देखेंगे तो उसमें क्या दिखता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, है ना, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यानी हर चीज की जो वर्णन कर रहे हैं, अष्टांग मार्ग की जो उन्होंने वर्णन किया है, वो कहते हैं सम्यक दृष्टि, यानी 4 आर्य सत्य में विश्वास करना, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सम्यक संकल्प, यानी मानस और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, सम्यक वाक, यानी हानिकारक बातें बोलना, हमारे शरीर से किसी को हानि हो रही है तो वो भी एक प्रकार का दोष है, यानी उसमें भी सम्यकता होनी चाहिए, समान होना चाहिए, राइट। हमारा भी कोई अहित न कर जाए और हम भी उसका कोई अहित न करें। सम्यक जीविका, यानी हम किसी के जीविका को नष्ट करते हुए अपनी जीविका बना रहे हैं तो उसको भी नहीं, सम्यक बताया गया, यानी आपको बैलेंस में रहना है। तो कोई भी स्पष्टतः या अस्पष्टतः हानि व्यापार नहीं करना, ऐसा बताया गया। यानी सब कुछ सम कहा गया है। सम्यक व्यायाम, तो अपने आप को सुधारने की कोशिश करना, ऐसा स्थिति सम्यक व्यायाम है, यानी कोई ऐसी क्रिया करना जो अपने आप को सुधारने का क्रम हो। तो ऐसे ही सम्यक स्मृति, यानी स्पष्ट ज्ञान से देखने की, मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, ये क्या है, सम्यक स्मृति, यानी ऐसी याददाश्त जो सम हो, बहुत ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। सम्यक समाधि, वो कहते हैं कि निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना, यानी सृष्टि से जाना, यानी आना और जाना, ये भी सम्यक है। इतने सब में भी सब जगह हम देख पा रहे हैं कि सम्यक सम्यक सम्यक, हर जगह सम्यक देखने को मिल रहा है। तो इतनी सारी चीजों, मतलब कुल मिला के हम इसको माने
ये सब में सम्यक है, यानी सम हर जगह सम सम सम, राइट। महावीर भी यही कहते हैं, है ना। तो त्रिरत्न के बारे में वो कहते हैं, तो वो त्रिरत्न के बारे में कहते हैं सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, आचरण यानी आचार, ठीक है। इसमें भी सम का है। तो हमारे जितने भी पूर्व की तरफ से, चाहे मोक्ष की तरफ जाना है, चाहे पेट की तरफ, पापी पेट का सवाल है ना, पेट से लेकर के मोक्ष तक की यात्रा सब में सम, सम नहीं है तो फिर कुछ नहीं, यानी समान वायु से कल्पना की गई है। क्लियर। मुझे लगता है चाहे वो संसार या पेट, संसार की बात करनी है तो पेट जुड़ जाता है, और मोक्ष की बात करनी है तब भी इसमें सब में एंड में आके जो खत्म जो हो रहा है, यानी आदि से लेके अंत तक सम की बात कही गई है। और यही आपके शरीर में हर चीज सब कुछ समान रहे, तो ये समान वायु ही इसके लिए बैलेंस का कार्य करेगी। चाहे वात पित्त कफ हो, चाहे आपकी धातुएं हो, चाहे मल क्रिया हो, खाने को टाइम पर हजम करना, डिवाइड करना, उसको सात धातु में कन्वर्ट करना, इम्यूनिटी बनाना, ये सारा काम केवल और केवल समान वायु के कंट्रोल में है। पेट का बैलेंस बिगड़ेगा तो कभी बहुत भूख लग रही है, कभी कम लग रही है, कभी 12-24 घंटे तक खाने में भूख ही नहीं लग रही है, कभी क्या होता है हर 2 घंटे में खाने को चाहिए, तो इस टाइप के लोग भी आपको मिलेंगे। इस तरह का जब कभी भी इम्बैलेंस होगा, ये सब के सब क्या कहलाएगा, समान वायु खराब होना कहलाएगा। तो इलाज क्या करना है, समान वायु को ठीक करना। चाहे प्रेम के बारे में हो या इमोशनली आप डिस्टर्बेंस होंगे, स्ट्रेस होता है, विचार आता है, जिससे ज्यादा अपेक्षा करते हैं उसी पर ये सब होता है, जिससे उपेक्षा, हमारी अपेक्षा नहीं होती है तो हम, जिससे अपेक्षा नहीं होती है तो उसके बारे में सोचते भी नहीं। तो जिनसे ज्यादा हमें अपेक्षा होती है, हमारा लगाव होता है, मन की क्रियाएं, ये सारी सब उससे अपेक्षित, तो भी सम कहा गया है, नहीं ना तो अपेक्षा करना किसी से ज्यादा और ना अपेक्षा करना। ऐसा शब्द यानी सम। चाहे मन शांत नहीं रहता या कुछ भी बिगड़ा, तो ये सब मन शांत नहीं रहता, तब समान वायु, यानी पहले जो बीमारी आएगी वो मन से आती है, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग, तभी शरीर बीमार होगा। मन ठीक है तो मन चंगा तो कटी में गंगा, हमारे यहाँ की कहावतें भी इसी पर आधारित बनी हुई है। इसलिए मेरी आवाज आ रही है? जी दादा, आ रही है आपकी आवाज। ओके जी, धन्यवाद। तो शरीर के अंदर कोई भी चीज का इम्बैलेंस है, वो सब के सब समान वायु। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया होगा? और भी चीजें हैं, इसको हम बताते हैं अब, क्योंकि पेट से लेके मोक्ष तक की यात्रा हमको करा रहा है, छोटी मोटी चीज नहीं हो सकती है ना। उसकी चर्चा करें ना करें ये भी थोड़ा ठीक नहीं है। अब रहती कहाँ है क्या खा रहे हैं, ये सारी चीजें तो हम सब समझ में आएंगी, राइट। अब समान वायु की राइडिंग पे समझने का प्रयास करते हैं कि ये रहती कहाँ है। तो महर्षि वाग्भट, महर्षि 12वें चैप्टर में 8वें श्लोक के अंदर वो कहते हैं, महर्षि वाग्भट सूत्र स्थान में, तो वो कहते हैं समामो समानु अग्नि समीपस्थ, ऐसे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। थोड़ा लंबा श्लोक है, उसको छोड़ें, कुल मिला के शॉर्ट में समझते हैं। जहां जहां भी आपकी अग्नि है शरीर में, जहां फायर है, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे अटखेलियां करने वाले, यार
गुरुजी हमारे यदि शरीर में फायर है तो हम क्यों नहीं जल जाते हैं, है ना, ये सब नहीं, यानी अब जिंदा क्यों है, तो कई बार जलना यानी अग्नि का जलाना से नहीं है, यानी बॉडी में डाइजेशन जितना हो रहा है, आपका कलर है बॉडी का, ये सब अग्नि से ही, फायर एलिमेंट से ही माना गया आयुर्वेद में। तो 13 टाइप्स ऑफ फायर बनी गई, यानी 13 प्रकार की अग्नि है, ठीक है। तो 13 प्रकार की अग्नियां शरीर में बताई गई है। सबसे पहली तो क्या है, जठराग्नि नंबर 1, और धातुअग्नि, यानी धातु, हमारी 5 धातुएं है ना, सॉरी 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो ये हमारी 7 धातुओं की अग्नि होगी। और भूत अग्नि, यानी जो हमारे 5 महाभूत हैं, आकाश, हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो इस तरह की अपनी इसकी एक अग्नि है। तो इस प्रकार से 13 प्रकार की अग्नि है। तो 13 प्रकार की जो अग्नियां हैं, इन सारे के सारे महाभूतों की अपनी जो खुद एलिमेंट अग्नि का कंटेंट जो है, इसके अंदर भी इसका स्थान है। जब बिगड़ेगा तो ये सारे भी बिगड़ जाएंगे। समान वायु बिगड़ेगा तो समान 7 तरह की धातुएं जो बनती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और जो खाना खा रहे हैं वो पच करके रस धातु में कन्वर्ट हो रहा है, ये सब अग्नि का कार्य है। तो रस धातु का जो पाचन होगा तो फिर वो रक्त बनेगा, और ऐसे ही रक्त का पाचन होगा तो अगली धातु का निर्माण, ऐसे 7 धातुओं का निर्माण होता है। ये 7 जो है हमारी धातुओं की अग्नि हो गई। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये बिगड़ जाएगी तो बीमारी आना स्वाभाविक है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कभी कभी इरेक्शन की प्रॉब्लम है, या सुबह उठने का मन नहीं करता, बिस्तर पर पड़े रहने का मन करता है, टाइम से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ने लग गए हैं, या खालित्य पालित्य बोला जाता है संस्कृत में, अचानक से बॉडी फूलती जा रही है, मोटापा होता जा रहा है, लेकिन और बहुत कभी कभी पतला हो रहा है, तो बहुत ज्यादा क्रश होता जा रहा है। तो स्थूल्य मोटे को बोल देते हैं और क्रश जो है पतले को बोल देते हैं। ऐसा कुछ भी होने लग रहा है, सुबह एनर्जी नहीं लगती, सुबह कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, आलस्य आता है और पड़े रहने का मन करता है, सुबह उठने का मन नहीं करता, बिना काम किए जाते हैं, बाल सफेद, झड़ना, इरेक्शन, शादी हो गई, रिलेशन ठीक से नहीं हो पा रहे, वो एनर्जी नहीं आ पा रही है, ये सारी जो प्रॉब्लम है ये सब रस धातु की प्रॉब्लम है। ऐसे व्यक्ति की रस धातु ठीक करने की जरूरत है, और रस धातु की जो अग्नि ठीक करना पड़ेगा जब रस धातु ठीक होगी। ठीक है, तो अब हो रहा है प्रयोग, क्या हो रहा है, सप्लीमेंट चिपका दिया, लो विटामिन ए कम हो गया, डी कम हो गया, ये जबकि करना क्या है, उसको अग्नि सुधारनी है, खाने का पाचन ठीक से करना है, तब रस धातु अच्छे से बनेगी। तो ये सारे कंटेंट जो कम हो रहे थे वो बॉडी में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, आप उसे डालते रहोगे, क्यों? क्योंकि उसकी अग्नि है ही शरीर में, है ना, चाहे A to Z ABCD जितने भी विटामिन है सब खा लो, कुछ नहीं होगा। इसलिए कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि इस कंपनी का विटामिन डी ले लें, तो ऐसे व्यक्ति को समझाना इतने पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों को बड़ा मुश्किल होता है, राइट। तो आयुर्वेद की दृष्टिकोण में
ये रस धातु की अग्नि बिगड़ी है। आप अश्वगंधा रस, शतावरी, काजू बादाम, पिस्ता जितना भी खा लो, कुछ नहीं होने वाला है, आपको भी स्वस्थ नहीं होने वाले, बल्कि और रोज बिगड़ती जाएगी। कुछ लोगों का सोचना ये होता है कि बस 4 रोटी की जगह मैं 5 खा ली, इसका मतलब ठीक हो रहा है। ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, तो चरक चिकित्सा स्थान के 15वां अध्याय है, वहां शब्द लिखा है शांते अग्नो निर्यते, यानी आदमी जिसकी अग्नि शांत हो चुकी है वो मरे हुए व्यक्ति के समान है। क्लियर? तो अग्नि गई तो अग्नि गई। हम जो आप जिंदगी जी रहे हैं या जिंदा हैं या जीवन के लिए भाग रहे हैं, उन सबको बैलेंस करके रखना ही समान वायु है। क्लियर? लकड़ी कैसे जलाते हैं, चूल्हा कैसे जलाते हैं, है ना? तो चूल्हे के लिए क्या करते हैं, फूंक नहीं होता था, पहले ऐसे लगाते थे, एक लकड़ी डालते थे और उसमें फूंक मारते थे फूंकनी से, और या फिर कोई पंखा वंखा करते थे। तो ये जो आग जलती है उसको फूंक मार रहे हैं, फूंक के, हाथ हिला के, पंखा हिला के, तो जो उसको अग्नि को भड़काने का जो हवा देने का काम कर रहे हैं, यानी आग बढ़ जाए, तो ये जो हवा देने का काम है, यही कार्य आपकी बॉडी में समान वायु करती है। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा समान वायु का कितना गहरा संबंध है। चाहे आपको पेट से शुरू होना है और मोक्ष तक जाने की यात्रा के अंतर्गत इसका कितना बड़ा स्थान है, हो गया होगा मुझे लगता है क्लियर। तो आपके शरीर में जहां जहां भी जो अग्नि है वहां सब में समान वायु है। फिर भी इसका कोई फिक्स एरिया तो माना जाएगा ना भाई। हम ऑफिस में काम करते हैं, हम वहां भी जाते हैं, हम वहां भी जाते हैं, वहां भी जाते हैं, लेकिन आपका कोई फिक्स एड्रेस तो होगा ना, कोई पोस्टल एड्रेस इसको बोलते हैं, है ना? तो वो जो पोस्टल एड्रेस है उसके बारे में महर्षि भागवत कहते हैं, आपके पेट में यानी कोष्ठ में, आपके कोष्ठ यानी ऐसे जो पेट जैसा, स्टमक जैसा भाग कहीं भी शरीर में दिखता है, तो ये कोष्ठ में इसका महत्वपूर्ण स्थान, मुख्य स्थान कहाँ माना है, कोष्ठ में, ऐसा महर्षि भागवत बोलते हैं। तो पूरा पेट का एरिया जहां खाने का हजम होना, निकलना, डिवाइड होना, ये सब के सब डिपार्टमेंट का काम समान वायु। तो यानी पहला आंसर क्या है, तो जहां जहां शरीर में अग्नि तत्व विद्यमान है, तो क्या प्रकार की अग्नियां, वहां वहां समान वायु आपको मिलेगी। इतना सब लेक्चर का सार केवल इतना सा कि समान वायु का स्थान ढूंढना है। तो जहां जहां 13 प्रकार की अग्नियां हैं वहां मिलेगी। और जितने भी कोष्ठ जहाँ ब्लॉक्स जैसे स्टमक जैसा एरिया है, पेट में खासकर ये वहां पर कार्य करती है और रहती है, ऐसा मान के चलना है। कोष शब्द का जो है सवाल आता है, तो कोष जितना भी आ गया है, चाहे वो जीवन हो, पैंक्रियाटिस का निकलना भी क्या है ना, और पित्त बाइल जूस हो रहा है, वो भी क्या है, एक पूरा ब्रैकेट है, उसके अंदर क्या भरा हुआ, जूस भरा हुआ, ये भी एक कोष। स्टमक जहाँ पेट में खाना भरा है, ये भी एक कोष। इन कोषों में ये सारी स्थान इसके मिलेंगे। बाइल आ रहा है, जिम में इकट्ठा हो रहा है, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर, एक स्थान से दूसरे स्थान। जो कुछ भी पेट के अंदर कोषों में हो रहा है, सबका कंट्रोल समवायु के पास माना जाएगा। ठीक है, तो ये समवायु की गहरी चीज है, इसलिए यानी पेट का राजा है एक तरह से। इसलिए भी इसको कुछ लोगों ने नाभि के अंतराल यानी नाभि के क्षेत्र को ही समान वायु या अग्नि के क्षेत्र को समान वायु मान लिया है। ऐसा शब्द कई जगह देखने को मिल जाएगा, कई विद्वानों के मत में और उनके कहने में, उनके आशयों में ये स्पष्ट होने लगेगा आपको
कि समान वायु का क्षेत्र आपके नाभि के आसपास का एरिया ही है, क्योंकि नाभि का मुख्य अंग जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, अग्नि 5 प्रकार की जो हमारी जो पित्त है, पित्त का जो मुख्य स्थान भी ये नाभि ही है। यानी 72,000 नाड़ियां हमारी नाभि से जुड़ी हुई हैं। माता के गर्भ में हम पोषण केवल ये देता है। ये सब कैसे पता लगता है कि माता के गर्भ में कि बच्चे का हाथ का पूरा विकास हो चुका है या ब्रेन का पूर्ण विकास हो चुका है, तो इसको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं भेजनी है। ये कैसे पता लगता है कि ये शरीर के अंदर वो हिस्सा उसका अभी हार्ट बना है बच्चे का, अभी लीवर बन गया है, अभी ये बन गया है, ये सब भेजना का इंटेलिजेंसी, ये सब के सब नाभि, और नाभि का समान वायु। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं समान वायु को। इतना आवश्यक के चैनल हैं, जो कुछ भी खाते हैं जो हर सेल में जाएगा, ये घुटने के सेल तक भी जाना चाहिए और वो ब्रेन तक भी जाना चाहिए। उसके लिए कुछ तो सिस्टम चाहिए। ऐसे बहुत से सिस्टम हैं आज के मॉडर्न विज्ञान में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेशन सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक, राइट, तंत्रिका तंत्र, या ऐसी सिस्टम जितने भी हैं बॉडी के अंदर 12 प्रकार के सिस्टम, गैस्ट्रो ट्रैक, ऐसे आयुर्वेद में जो चैनल होते हैं जो शरीर का पूरा ठीक से काम करता है, उसमें पसीने वाला जो सिस्टम है उसका भी कंट्रोल ये समान वायु करता है। इसको ज्यादा आ रहा है कंट्रोल जाएगा, तभी आपकी कुछ लोगों की शायद होती है केवल मेरे सिर में निचले वाले अंगों में ठीक है। तो ट्रैक, जितने भी 12 प्रकार के ट्रैक हैं, फिर देखो क्या होता है। ठीक, क्या रहता है पर्टिकुलर एरिया में, या किसी में थोड़ा सा पसीना, किसी में थोड़ा ज्यादा पसीना निकल रहा है, बस समान वायु डिस्टर्ब है। ठीक।
क्या आज यही समाप्त किया जाए या अभी इंटरेस्ट आ रहा है? जी दादा। है ना, आप लोगों का ज्यादा समय ले लिया। नहीं नहीं, ज्यादा क्या हुआ, 1.25 घंटा तो हुआ है, लेकिन अब समाप्त किया जाए। हैं? अरे अब समाप्त किया जाए। अभी 4 घंटा भी बोल दूंगा। अब किसी चीज को लेके बैठ गए तो ये है। चलिए फिर समापन करते हैं, है ना। नेक्स्ट में आप लोग को रहेगा सामान पे और चर्चा करनी, और क्योंकि इतना वाइड एंगल है इसका मॉडल का, ऐसा